अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में इकॉनमी के अशारिये बकौल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन आवाम के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी आटा, चीनी, अंडे, दालें, घी की महंगाई की सूरत में, तो कभी बिजली की कीमतों की सूरत में, और कभी पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में, और फिर कभी गैस बंदिश और फिर गैस प्राइसेस की सूरत में। कुल मिलाकर पाकिस्तानी आवाम ये समझती है कि इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ी, पाकिस्तान में आवाम की मुश्किलात बढ़ी। 2-2.5 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर हैं तो कोई कारगर साबित ना हुई। इसी तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है उसको ये शिकायत है कि सिर्फ एक ख़ास सेक्टर को मराद दे दी जाती हैं और कई सेक्टर्स को छोड़ दिया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, उसको मराद मिली, बाकी सेक्टर्स इग्नोर हुए। और वज़ीर आज़म ने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी और बहुत सी सनतें हैं, लेकिन वो सनतें भी ये कहती रही कि जो लोग घर बना रहे हैं उन्हें तो शायद फ़ायदा हो जाए, लेकिन हमसे जो ख़रीदारी है उसमें हमें बहुत मुश्किलात हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर्स का रोना अपनी जगह रहा। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ पर कंस्ट्रक्शन होगी वो है ज़मीन, और ज़मीन के मामलात की वजह से वहाँ पर टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन टैक्स और बड़े सारे मसाइल, इस पर मुश्किलात रही। बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे उस पर, बेरोज़गारी की बढ़ती शरह पर भी बात करेंगे। स्टार्टअप बिज़नेस के लिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी जिसे हम SMEs कहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। सैयद आसिम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO ज़फ़र सिक्योरिटीज़ हैं। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्टूडियोज़ में माहिर मुआशियात हैं। अली कमाल साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, सर चीज़ें बहुत सारी बेहतरी की जानिब है, बहुत सारा कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये सारे जो अशारिये हैं, जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, ये एक तरफ रखें और दूसरी तरफ आवाम को रखें। आवाम कहती है हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं, हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने इंट्रो में भी कह दी। बिल्कुल देखिए, आपने इंट्रो में जैसे बात की कि महंगाई बढ़ रही है, इस वक्त हुकूमत की समत है ना, वो मुआशी जो अशारिये हैं वो अगर आप उसको देखें तो मुआशी इंडिकेटर कोई इतना हेल्दी साइन शो नहीं कर रहे। अच्छा, अब आज देखिए बिजली की कीमत और बढ़ गई, 1 रुपये 95 पैसे, अभी थोड़े दिन पहले फिर बढ़ाई 2 दिन में। अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव ही नहीं होंगे, आपकी एक्सपोर्ट जनवरी में दिसंबर के मुकाबले में 7% कम हो गई, फिर आप अगर आप थोड़ा सा वर्किंग करें तो उन ममालिक में देखें जहाँ आपकी एक्सपोर्ट कुछ ममालिक में बढ़ी है और काफ़ी ममालिक में आपकी एक्सपोर्ट कम भी हुई है। तो ओवरऑल जब इम्पैक्ट आता है तो हुकूमत पहले तो एकदम कहती थी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारे हालात बड़े बेहतर हो रहे हैं। अब 1951 से लेके 2021 तक अगर आप देखें तो सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जिसमें आपको, बल्कि 1 साल सिर्फ इसमें ऐसा है जो 1953 था, जब हमारी GDP ग्रोथ 10% से ऊपर गई। उसके बाद 64 में, 1984 में और 2004, ये 3 साल हैं जिसमें हमारी GDP ग्रोथ 8% से ऊपर गई। उसके बाद थ्रू आउट आप देखें तो हम 3 से 5% के दरमियान घूमते जा रहे हैं, और बाद ऐसी सिचुएशन होती है जैसे 2020 में हमारी ग्रोथ जो है माइनस में चली गई। अभी भी हम एक्सपेक्ट करें कि शायद 1.5 या 2% हो, लेकिन अगर हम अपनी GDP को एक्चुअल साइज देखें, जैसे कि अब आबादी है, तो मेरा तो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है GDP के ऊपर, कि आप जो है ना आबादी के ऊपर जब टोटल मुल्क का GDP को डिवाइड करते हैं और फिर कहते हैं हमारी GDP इतनी है, तो वो पर्पस सर्व नहीं करती। कि जबकि अगर आपकी 90% आवाम जो है वो अगर मसाइल का शिकार है और 10% आवाम जो है वो खुशहाल है, तो ये उस मुल्क की GDP ग्रोथ का कोई इंडिकेटर नहीं है मेरे नज़दीक। तो मैं ये समझता हूँ कि इन पूरे 50 साल में हमें अपना हाथा करना चाहिए कि 2009 से भी कहते हैं, 2009 भी एक ऐसा साल था जिसमें हमारी GDP ग्रोथ 0.36% थी। उसके बाद फिर आप आगे देंगे 3%, 2.5%, 4%, 5%, से 2 साल बीच में ऐसे आई हैं 2007 और 2017 और 18 के, जिसमें हमारी GDP ग्रोथ 5% से ऊपर गई। उसके बाद फिर डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो ये बेसिक मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की जो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसके ऊपर उस तरीके से काम नहीं किया गया। और आज अगर डिटेल गुफ्तगू है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे थोड़ी सी आपसे और भी बात करूँ। अच्छा, टैक्स टू GDP पे भी बात करूंगा, फिर जो हमारी एग्रीकल्चर है उसका इनपुट टुवर्ड्स GDP पे भी बात करूंगा, फिर हमारी सर्विसेज पे भी आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं जरा आसिम ज़फ़र साहब को भी इन कर लूँ, अली भाई को भी इन कर लूँ। आसिम साहब, सर थोड़ी स्टॉक मार्केट का भी जिक्र कर लें, फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी का जिक्र करते हैं। पहले सर ये बताएं कि अचानक से मार्केट को क्या हुआ है? 293 आज नेगेटिविटी है, क्या कोई ख़तरनाक बात है या नॉर्मल है? करेक्शन ले रही है मार्केट, 45,700 प्लस पर है 46 से गिरकर। जी बिल्कुल, आप देखें बड़ी खूबसूरती है मार्केट और ये मार्केट में
हो गई है तो इट्स नॉट एन इशू। मेन तो होता है कि जी अगर 75% बढ़ गई मार्च से लेके आज तक, 75% इज तो ये जो है तो ये अच्छा, मैं आसिम साहब आपके पास आता हूँ एक सवाल के साथ। थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपके वो कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो रहा है, इसको ज़रा देखते हैं। मैं वापस आता हूँ, अली भाई से ये ज़रा सवाल कर ले। तो अली कमाल साहब, सर बड़ी तेज़ी से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों के एदाद शुमार दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी नईम साहब ने जिक्र किया वो ये बात हकीकत भी दिखाई दे रही है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं दिसंबर से दोबारा 7% के करीब। इसका मतलब है जो पिछले को फिगर्स थे बेहतरी के वो तो एडजस्ट नहीं कर दिए जाते, जैसे हमारे साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद पे जो कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। हर महीने का डेटा आता है, हर महीने के डेटा के हिसाब से रिपोर्टिंग होती है और रिपोर्टिंग ठीक होती है। एडजस्टमेंट होती रहती है हर महीने की, 3 से 6 महीने तक एडजस्टमेंट होती रहती है। बट इशू है कि बहुत सारे इशारिये बेहतर होते हैं, बहुत सारे इशारिये जो है नहीं बेहतर होते हैं। ये हमेशा आप पिछले 50, 60 साल, 70 साल उठा कर देख लें, जिस गवर्नमेंट में भी अपने इशारिये देने की कोशिश की है तो वो वाले इशारिये देती है जो कि अच्छे होते हैं। तो अभी अगर हम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो कोविड के बाद बेहतर होनी शुरू हुई है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में देखें तो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी कोविड इधर ही है, कोविड कहीं गया नहीं है, हम उसको झेल रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और फिर भी हमारी एक्सपोर्ट्स ने थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू किया था। आप ये याद रखें कि हम स्टेबलाइजेशन का पहला साल था, दूसरा साल स्टेबलाइजेशन से थोड़ा ऊपर आने की कोशिश की तो कोविड आ गया और कोविड के बाद इकोनॉमी अब दोबारा रिकवरी की तरफ आ रही है। इन्फ्लेशन को भी देखें तो इन्फ्लेशन भी बेहतर हो रहा है, महंगाई डेफिनेटली हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन रेट नीचे आता है। अच्छा, मैं अली कमाल साहब, आपने जो 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, इस पे स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। मैं ज़रा नईम साहब से एक व्यू लेता हूँ, फिर आसिम जफर साहब से भी इस पे लेता हूँ। नईम साहब, इन्फ्लेशन पहले ज़रा इस पे बात करता हूँ। जीडीपी पे आपने काफ़ी डिटेल बात की है, आपसे ज़रा इस पे आगे चल के और भी बात होगी। सर, जो ये नंबर्स बेहतर हो रहे हैं जी, इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है थोड़ी सी कम हो रही है हर हफ्ते की बुनियाद पे पॉइंट समथिंग, क्या इससे आवाम को फ़र्क पड़ रहा है? सर 20-20 रुपये, 40-40 रुपये जवाब आपने खुद ही दे दिया कि क्या आवाम को इसका फ़र्क। मुझे आप ये बताएं कि 18,000 रुपये इस वक्त आपकी मिनिमम वेज है, ठीक है, और क्या 18,000 रुपये में कोई भी बंदा अपना बजट बना सकता है? किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए या किसी मुल्क के इकनॉमिक इंडिकेटर चेक करने के लिए या उसके इक़्तिसादी हालात क्या हैं उसको देखने की बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी कितनी बेहतर है। हमारी इस वक्त आप देखें कि पिछले 30 साल से हम यही कहते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में बेहतरी हो रही है। मैं आपको पूरे पिछले 50 साल का डाटा लेके आया हूँ, मैं आपको टोटल बता सकता हूँ कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो किस तरफ चल रहा है, हमारी महंगाई किस तरफ चल रही है। आज से 50 साल या 40 साल पहले भी यही हालात थे, आज भी वो हालात हैं। हम अगर इम्पोर्ट कम करके अपना ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बहुत कमाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करते हैं, जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नहीं होते, और आम आदमी की लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके फूड के लिए, अच्छा, कई इंपोर्ट में ऐसे आइटम्स हैं जो हम बाहर से मंगवाते थे और फिर यहाँ एक प्रोडक्ट बनाते थे, ऐसा ही है ना? अब हम उससे भी थोड़ा सा अब हम आई वॉश कर रहे हैं ना। देखें आप, अभी भी आप देखेंगे कि हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री में भी एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। आज भी हमारे ऑर्थोडॉक्स 0-5 रेटेड सेक्टर जो हैं वो कहते हैं जी हमारे 0 रेटेड करें, उनकी एक ही बात है, जबकि हुकूमत कहती है हमने नहीं करना। और फिर देखें बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड की वजह से अगर किसी ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं तो वो इन्हीं आईटी कंपनी से कमाए हैं। तो हमने क्यों नहीं उस पर काम किया, हमने उस पर क्यों नहीं? अभी आप देखें कि करेंसीज का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। मतलब इस वक्त बिटकॉइंस की बातें हो रही हैं, डॉज कॉइन की बातें हो रही हैं, वो $50,000 को जाके टच करें, करेंसी डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। सही, अब चीज़ें चेंज हो रही है। अब हमें अपनी आंखें खोलनी है, हमें दुनिया के साथ अपने अलाइन करना है। चीज़ें खोल दी हैं आपने, बहुत सारी बातें कर दी हैं। ज़रा ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ तो तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ के बाद जीडीपी के साथ मिलाकर करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि टैक्स इनपुट क्या है टुवर्ड्स जीडीपी, इसी तरह बाकी चीज़ें क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। सैयद आसिम जफर साहब, नईम सिद्दीकी साहब, अली कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिम जफर साहब, सर आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा पहले आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें, फिर दो चार और चीज़ें भी हैं जो बिजली की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। जी, हम बात के बारे में तो मैं बताता कि हमारी जो है वो 5% फ्रॉम अब तक, तो और जो टैक्स है वो कहते हैं स्टेट ऑफ द कंट्री, बट आई थिंक रियलिटी है ऑलवेज लुकिंग एट द फ्यूचर, आगे डायरेक्ट और आया गवर्नमेंट तो पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट इंडिकेशंस हैं या नेगेटिव, तो ये परसेप्शन के ऊपर चलती है मार्केट पर। परसेप्शन यही बताती है कि फ्यूचर कमिंग एक साल या 2 साल हुकूमत अपनी पॉलिसी शुरू करेगी तो रिटर्न आना शुरू हो जाएगा ऑन द इकोनॉमी, और उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन जो है वो आई थिंक दी इन्फ्लेशन है, जो भी पहले भी अली साहब ने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन स्टेबल है और इन्फ्लेशन जो है वो इनफैक्ट इस महीने की तो लोएस्ट आई है इन अ लॉन्ग टर्म। Even though prices of oil have gone up, prices of international oil, crude oil has gone up, और हमारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बट स्टिल हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बड़ी स्टेबल है। दूसरा बड़ा इंडिकेशन होती है जी ऑन दी इंटरेस्ट रेट्स, तो आप देखें कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी स्टेबल हैं एट 7%, और जो अभी T-bills की ऑक्शन हुई है उसमें भी जो बैंकों ने बिड किया है उन्होंने 6 months की बिडिंग की है, एंड एवरीबॉडी नोज कि ये अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं स्टेबल हो जाएंगे और अगले 6 महीने भी यही इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे। तो एट 7%, इन्फ्लेशन एट 5%, 5.2%, हमारे पास बड़ा रूम है टू ग्रो। बात हो रही थी ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स हमारी डेफिनेटली कम हुई हैं और जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स थी वो बिल्कुल बंद हो गई हैं, और लोकल इंडस्ट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ कि कोई मिल रहा है अपॉर्चुनिटी कि वो लोकल अपनी प्रोडक्शन मार्केट में सेल कर सकें और मार्केट में उसका फ़ायदा उठा सकें, तो ये बड़ी इंडिकेशन पॉजिटिव है। प्लस आप रेमिटेंसेस देखें कि इन द लास्ट 6 months कोई 14 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई हैं लास्ट 6 months, जुलाई टू दिसंबर। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि इवन दो कोविड है दुनिया में और कोविड के पूरे नेगेटिव असरात हैं, येट हमारी जो रेमिटेंसेस हैं बढ़ रही हैं। इसका मतलब हमारे जो पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं और लीगल चैनल के थ्रू आ रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। आपने देखा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट भी इतनी सहूलत है फॉर आवर इन्वेस्टर्स आउटसाइड कि वो अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं और अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसे वो स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी पॉलिसीज 1-on-1 चलती हैं और इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न आता है। आप सेनेट के इलेक्शंस भी हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी एक्सपेक्टेड है कि मेजॉरिटी हो जाएगी, तो दोनों हाउसेस में जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो लॉज पास करना और आसान हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा फ्लो ऑफ पॉलिसीज। आप देखें पहले हमारी कभी टेक्सटाइल की पॉलिसी नहीं थी, कभी हमारी ये एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं थी, वी वर जस्ट एड हॉक चल रहे थे, कुछ पता नहीं था आज क्या है कल क्या है। तो पॉलिसी से ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक लॉन्ग टर्म व्यू नजर आ जाता है, उसको अगले 5 साल या 7 साल या 10 साल की एक अपनी प्रोजेक्शन करने का फायदा मिल जाता है कि हाँ जी ये मैं सपोज इवन कोई एग्रीकल्चर जो बड़ा हमारा नेगलेक्टेड सेक्टर है उसमें भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो अपने आप को अब बहुत बेहतर तरीके से हेज भी कर सकता है और चला भी सकता है। तो आई थिंक लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो पॉजिटिव हैं हमारी हुकूमत के लिए, और इन यही इंडिकेशन आ रही है स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में। अच्छा अली भाई, आप कह रहे हैं कि इस वक्त बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो सर बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है और फिर जो इंडस्ट्री है वो क्यों इतना दबाव का शिकार है? बिजली की कीमतों, गैस की कीमतों में ज़ाहिर है वो दबाव का शिकार होगी, प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं होगी, फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में कैसे जाएंगे? यार एक चीज़ यहाँ पे बड़ी आसान है देखनी कि पेट्रोल प्राइसेस हम इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक होती हैं, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाएंगी हमें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, वरना गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, उससे सब्सिडाइज करके कहीं और से पैसे निकलवाएगी। वो तो बड़ी सिंपल सी एक इक्वेशन है कि या तो उसको पास ऑन कर दें या उसको बाद में कहीं ना कहीं से निकलवा लें आवाम से, और वो ज्यादा तकलीफ होता है अगर हम आवाम से निकलवाने। और पेट्रोल की जो ज्यादा कंजम्पशन है
वो हायर इनकम ब्रैकेट की होती है बजाय कि लो इनकम ब्रैकेट की। इनडायरेक्ट इफेक्ट के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, आज तक कभी किसी ने सही कैलकुलेशन करके किसी को बताया नहीं है कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट गरीबों पे बहुत ज्यादा होता है। पेट्रोल की कंजम्पशन जो है अमीरों पे ज्यादा होती है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी जो हमारी बिजली की पैदावार पे हम इस वक्त जनवरी फरवरी में हमारा जो पानी से बिजली पैदा होती है उसकी काफी कम है जो परसेंटेज है। तो हम ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो अगर ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर या कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो पास ऑन करनी है कहीं ना कहीं। ठीक। अगेन बिजली ज्यादा खपत कहाँ पे है, या इंडस्ट्रीज पे है या आपकी हायर इनकम ब्रैकेट लोगों पे है। तो वहां पे भी अगर पास ऑन लाइफ लाइन पे करें तो वहां पे तो सब्सिडाइज रेट चलता है और उनके ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ता। हम कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन जब हम कैलकुलेशंस पे आते हैं तो बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है डेफिनेटली। अब आपकी पीछे की तरफ में चला जाऊं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, कोविड के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। अब वो हो गई है, उसको कैसे मिटिगेट करना है उस चीज को, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टार्ट थी, वो बंद ही नहीं हुई थी, जिसको हम कंजम्पशन ओरिएंटेड कहते हैं। अब ऐसे ऐसे जब सब स्टार्ट हो जाएंगी, जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो स्टार्ट हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो रियल एस्टेट सेक्टर भी जब स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 से 2 साल या अगला 1 साल एटलीस्ट लग सकता है हमें उस एज पार आते हुए जो हम प्री कोविड थे। कोविड ने ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। चौथी बात जो सर ने सबसे पहले बात की थी, अगर हमें ग्रोथ चाहिए और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर चाहिए तो यही ग्रोथ होगी। हमें पूरा का पूरा ग्रोथ का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हमें परमिशन कम करनी पड़ेंगी, हमें रेगुलेशन कम करनी पड़ेंगी। मैं अमूमन बात कर रहा होता हूँ किसी इंजीनियर से कि ये जो मोबाइल्स के कवर्स हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं बनते। चाइना से आप $1 का $1.5 का मंगवा लेते हैं, पाकिस्तान में बना लो, क्वालिटी मेंटेन कर लो। तो वो उस किस्म की मार्केट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तब बड़ी जबरदस्त होगा। अली कमाल साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम लोग छोटी से छोटी चीज़ भी बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। अब तो बड़ी भी, सर गंदम, कॉटन भी, सुई भी, सब। अब तो हम बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, हम गंदम भी बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी भी बाहर से मंगा रहे हैं। बहुत बड़ा मसला बन गया है। 4 मिलियन बेल हमारी इस दफ़ा हुई हैं। आप सोचें कि इंडिया को आप देखें, अब दूसरे ममालिक को देखें, चाइना को देखें, बांग्लादेश को देखें। मैं आपको छोटा सा एक एनालिसिस बताता हूँ कि हम पिछले 30 साल से यही बातें करते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी हुकूमत में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो अपोजिशन में पहले होते हैं फिर हुकूमत में आते हैं, तो वहाँ आके वो इन चीज़ों पे, जैसे भी अली साहब ने भी कहा कि पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें कि 2013 से 2018 तक अगर आप देखें तो इस खिते में बांग्लादेश की GDP ग्रोथ जो है वो 8% से ऊपर थी। उसके बाद आप देखें नेपाल की 7% थी, इंडिया की 6% थी, मालदीव भूटान की 5% से ऊपर थी, हमारी 3.3%। और हमारे पास 2 मुल्क रह गए, एक श्रीलंका और अफगानिस्तान, जो कि हमारे क्लोज है। तो क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं, क्या ऐसे प्रॉब्लम है? नहीं, हम GDP ग्रोथ में भी अपने रीजन में इतने नीचे आ गए। अब देखिए गाड़ियों का आज 82 से 84 से पाकिस्तान में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। जैसे सुजुकी आई, दूसरी गाड़ी शुरू हुई, डिलीशन प्रोग्राम नहीं जाना था, जैसे अली कमाल साहब ने कहा कि ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी बनाते बहुत देर नहीं बनाई, इन्होंने नहीं बनाई। आज फिर देखें कि 300% गाड़ियों की जो है सेल बढ़ गई है, इंपोर्ट बढ़ गई है। आज 10 वेरिएंट आ गए मार्केट में। आप देखें हुंडई आ गया, टस्कन आ गया, आपका MG आ गया, आपकी पोर्टॉन आ गई, आपकी कई गाड़ियां आ गई, लेकिन इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, कोई पॉलिसीज नहीं बनाई। अब इतना लेट हो गए हम, अभी भी टाइम है कि लोकल मार्केटिंग के ऊपर, जैसे $1 का कवर है भाई, हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हज़ारों चीज़ें जो हम कहते ज़रूर हैं मेड इन पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान, लेकिन हम यहाँ वो चीज़ें, वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करें। आज भी हमने बाहर से इम्पोर्टेड गाड़ियाँ खोल दी हैं और 2021 के जून 2021 के बाद फर्दर हम ये तो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हैं। ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे रोज़गार जनरेट नहीं होगा। हमें यहाँ लोकल
क्रिटिकल SME सेक्टर को मजबूत करना है। जब तक आप SME सेक्टर को मजबूत नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली FBR को इसमें बड़ा मेजर किरदार अदा करना है अगर वो टैक्सेशन के मामले। अच्छा, जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो इस वक्त है स्टार्टअप कंपनीज के हवाले से, बैरूनी कर्ज के उसूल के हवाले से, ज़वाबित नरम करने पर भी गौर कर रही है। लेकिन जो बड़ा मसला है वो है अब ATM से रिलेटेड। मैं चाहूँगा ज़रा नईम साहब इस पर आपका व्यू भी आ जाए थोड़ा सा। ATM में रसीद लेने पर 2.5 रुपये काटे जा रहे हैं, कोई एक बैंक ऐसा कर रहा है, कितनी बड़ी परेशानी है सर ये? वो बिल्कुल आज आपने मुझे बताया, कुछ मैंने खबरों में भी सुना, लेकिन मैंने 2-3 बैंकों से पता किया है, उन्होंने कहा हम तो नहीं काट रहे, लेकिन शायद एक अभी बैंक से कुछ मुझे पता चला कि बिल्कुल सर, वही ज़्यादातर लोग तो उन्हीं की रसीद गर्दिश कर रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और इससे तो अगर ये काम शुरू हो गया तो ये तो अरबों रुपए का बैंकों को बेनिफिट हो जाएगा। यही चीज़ अरबों रुपए का बेनिफिट बैंक्स को जाएगा, आवाम बेचारी हर चीज़ पे पैसे पे करे, आवाम हर चीज़ में पैसे पे करे, हर जगह लेवी पे करे, हर जगह टैक्स पे करे, फिर आप कहेंगे टैक्स नहीं हम। सर ये 2.5 रुपये काटने वाला मामला, लोग परेशान है, कहते हैं हर चीज़ पे पैसे ले रहे हैं, हम चेकबुक बनवाएं पैसे, हम ATM बनवाएं पैसे, हम ट्रांजैक्शन करें तो पैसे कट जाएं, अब रसीद लें तो पैसे कट जाएं। ये तो मॉरल करप्शन के कमरे में जी देखिए, तो आपको पता है दुनिया में सस्ती है और सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आई थिंक ये मूवमेंट है टू बिकम मोर कहना चाहिए कैश फ्री इकोनॉमी। तो जब आप कैश फ्री इकोनॉमीज की तरफ जाते हैं तो आप इनकरेज करते हैं इसी तरह कि जी आप ऑनलाइन करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अपने मोबाइल पे करें, और ताकि आपको ये चीज़ें जो 2.5 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये जो आपको चार्ज हो रहा है, चेक बुक का चार्ज हो रहा है, ये ख़त्म हो जाए। तो अगर पॉलिसी देखें तो आई थिंक ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है तो सही, आई थिंक इट्स अ गुड। अच्छा अली कमाल साहब, सर आपका भी इस पे थोड़ा सा एक इनपुट आ जाए, आप बेहतर जानते हैं चीज़ों को। आई सपोर्ट दिस। अच्छा, नहीं आप चाह रहे हैं 2.5 रुपये कट जाएं? नहीं, 2.5 रुपये के चक्कर नहीं है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच है। आपकी जो पर्ची निकलती है, ये पर्ची अगर आप इसका इंपोर्ट बिल ही कभी देखें तो ये मिलियंस में जाता है। ठीक है, चल एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से फौरन वापस आ रहा हूँ, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। वेलकम बैक। अली कमाल साहब कह रहे थे कि वो सपोर्ट कर सकते हैं इस बात को कि 2.5 रुपये कट जाएं। मैं समझता हूँ कि ये बात सपोर्टेबल है नहीं, क्योंकि कौम पर वैसे ही टैक्सेस का बड़ा बोझ है। अली कमाल साहब, मैं ज़रा चाहूँगा अपनी बात को एलैबोरेट भी कर दें। जी, मेरा बेसिकली जो मुद्दा है वो है एनवायरमेंट फ्रेंडली का। 2.5 रुपये की जहाँ पे उनको कॉस्ट बैंक को पड़ती है, वही कॉस्ट वो रिड्यूस कर सकते हैं अदरवाइज SMS सर्विस के ऊपर अपनी। क्योंकि आपके मैं पंजाबी का डायलॉग बोलने लगा हूँ, वो कहते कौन लोग हो तुझी, आपने SMS भी ऑन करवाया होता है जो कि साल में कोई 150 रुपये काटते हैं, पता नहीं कितना काटते हैं, फिर आप पर्ची भी निकलवा रहे होते हैं। या जब आपके मोबाइल पे SMS आ जाता है कि इतने पैसे आपने निकलवाए हैं, तो पर्ची लेने की क्या जरूरत है? हम पर्ची भी ले रहे होते हैं, SMS भी आ रहे होते हैं, अकाउंट हम ऑनलाइन भी चेक कर रहे होते हैं। फिर चले आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया अली कमाल साहब, नईम सिद्दीकी साहब, सैयद आसिम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात।